नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से एनडीए में बिहार में सभी सीटों के लिए तालमेल हो गया और प्रधानमंत्री मोदी 2 बार बिहार आ गए एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई और 5 सीटें न सिर्फ एनडीए से ली बल्कि चाचा को पूरी तरह से एनडीए से बाहर ही कर दिया। हालांकि चाचा अब एनडीए में बने हुए, लेकिन क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। सवाल हमारा यह है कि चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई है, 5 सीटें ले ली है, लेकिन सीटें तो ले ली, 5 सीटों पर क्या परिणाम दे पाएंगे चिराग पासवान। इतना तय है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में किया था, उन बातों को जदयू के नेता भूले नहीं होंगे। वैसे में भीतरघात की भी संभावनाएं बन रही हैं। इन बातों से चिराग पासवान भी अनजान नहीं है, उनको भी पता है और इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब हम लोग वैशाली गए थे, वहां लोगों से जानने के लिए कि क्या है लोगों की राय, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लोग वीणा देवी से नाराज हैं, क्योंकि वीणा देवी वहां कभी गई ही नहीं है। वैसे में जब चिराग पासवान ने यह बार बार कहा था कि इस बार हमारी पार्टी में टिकट वही लोग पाएंगे जिनके पास जनाधार है और गद्दारों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है, तो यदि वीणा देवी को आपने टिकट दिया चिराग पासवान जी, तो वीणा देवी गद्दार नहीं है। वैसे में महबूब अली कैसर क्या गद्दार हैं कि उनको आपने टिकट नहीं दिया। हालांकि टिकट देने के पीछे की क्या वजह रही है यह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, उनका यह विशेषाधिकार भी है। लेकिन जनता में यह बातें उठ रही है, इसे चिराग पासवान भी अनजान नहीं है कि किस कारण से टिकट दिया गया, वीणा देवी को टिकट दिया गया, महबूब अली कैसर को नहीं दिया गया, और उसके बाद जो नए चेहरे आए जिससे पार्टी के नेताओं की उपेक्षा हुई और इसका परिणाम भी नजर आया कि एक साथ 20 से ज्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 5 सीटों पर, चिराग पासवान के हाजीपुर के साथ साथ उन और 4 सीटों पर जिनमें चिराग के उम्मीदवार खड़े हैं, क्या कुछ है समीकरण और क्या कुछ आ सकती है चिराग के सामने समस्या। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमन जी। सुमन जी, क्या कहेंगे? कहना तो यही है कि 5 सीट अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से ले लिया और एनडीए में जितनी तवज्जो चिराग पासवान को दी गई, ये भी एक देखने वाली बात हुई, क्योंकि अन्य राज्यों में भी आप अगर देखते हैं तो इतनी तवज्जो किसी को नहीं मिली होगी। चिराग पासवान की ताकत को दर्शाता है। हाँ, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि चिराग पासवान की ताकत क्या है, सीट लेने में उन्होंने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि चिराग पासवान को जो 5 लोकसभा सीट मिला है, उन 5 लोकसभा सीटों में चिराग पासवान की स्थिति क्या है, वो कितने मजबूत है। देखिए, इन लोकसभा चुनाव के इलेक्शन की चर्चा करने से पहले हम लोगों को 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय चिराग पासवान ने भाजपा के विरुद्ध कैंडिडेट नहीं देने की बात की थी। हालांकि 1-2 सीटों पर भाजपा के विरुद्ध भी दिया था, लेकिन उनके सारे के सारे उम्मीदवार जदयू के विपक्ष में थे, हम के विपक्ष में थे। और कई बार उनके नेताओं ने कहा भी है कि जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने में चिराग पासवान का बड़ा। देखिए, जदयू के मंत्री थे जय कुमार सिंह, जब उनकी हार हुई थी दिनारा विधानसभा से, तो मुझे याद है कि जब जदयू के लोगों का चिंतन शिविर लगा था हार पर चर्चा करने के लिए, तो उस समय जय कुमार सिंह ने बहुत कुछ बातें बोली थी। खैर, फिलहाल अभी हम उन सब बातों पर नहीं जाएंगे, भी वर्तमान स्थिति में बात करें। क्या समीकरण बन रहा है, चूंकि कड़ी टक्कर है महागठबंधन की। जी, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम खगड़िया से चालू करते हैं। खगड़िया लोकसभा में अगर आप बात करते हैं तो 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीट में से लोजपा 6 की 6 विधानसभा सीट पर लड़ा था खगड़िया में। अब 2020 के विधानसभा में लड़ा था, और जिसमें लोजपा ने 6 में से 3 सीटें जदयू को हराने का काम किया था। मैं उसके बारे में एक छोटा सा आपको संक्षिप्त बता देता हूं। सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी जीती थी, वहां पर विपक्ष में वीआईपी था। मार्जिन था आरजेडी के जीत का 1759 वोट, लोजपा वहां 6962 वोट लाई थी। ये सीट वैसे गया चला गया। अलौली सुरक्षित सीट, आरजेडी 47,183 वोट लाया था, जदयू 44,410 वोट लाया था और मार्जिन रहा था 2773 वोटों का। वहां लोजपा प्रत्याशी को 26,386 वोट आए थे। यहाँ भी सीट चिराग के कारण चला गया।
खगड़िया विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस 3000 वोट से जीती थी, वहां भी जदयू लड़ाई कर रहा था और लोजपा प्रत्याशी को 20,719 वोट आया था। सबसे दिलचस्प देखने की बात है कि परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो जदयू के हैं मात्र 951 वोट से जीते थे। वहां मतलब किसी प्रकार से खींच खाच के अभी निकल गए। जी हाँ, जदयू प्रत्याशी 77,000 वोट लाए थे, 900 उसके बावजूद 951 वोट से जीते थे और 11,576 वोट लोजपा लाया था। यानी यहां भी लगभग गेम हो गया था, लेकिन वो संजीव कुमार सिंह का किस्मत कही है क्यों बच गए। तो माना जाए ना कि अगर खगड़िया में भी चिराग पासवान नहीं लड़े रहते तो सभी सीटें जो है 6। देखिए, चिराग पासवान लड़े, जदयू घटा, लेकिन सिर्फ जदयू घटा नहीं, आरजेडी और कांग्रेस बढ़ा भी, तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं वैशाली लोकसभा पर। वैशाली लोकसभा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर जो है एलजेपी लड़ा था और उन 4 सीटों में से एलजेपी 2 पर हारा, मतलब 2 पर आरजेडी को जिता दिया और 2 पर कुछ न कर पाया। जैसे मीनापुर विधानसभा की सीट पर आरजेडी जीत गया, एलजेपी के प्रत्याशी को 43,496 वोट आया। 43,000? जी हाँ। जदयू को 44,000 कुछ है। जदयू को 44,000 ही कुछ है, मार्जिन 15,000। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसका वोट कटा और किसने काटा। कांटी विधानसभा में आरजेडी को आया 64,458 वोट, वहां पर लोजपा प्रत्याशी 18,093 वोट लाए और वहां जीत का मार्जिन रहा 10,314। आरजेडी आराम से जीत गया। बरुराज और पारू में जैसा कि मैंने बताया बीजेपी था, इसलिए वहां पर नहीं कुछ हुआ। वीआईपी साहेबगंज सीट जीत गई थी, चूंकि लोजपा प्रत्याशी वहां थोड़ा कमजोर पड़ गए, 5,382 वोट ला पाए। 5,300। जी हाँ। इसके अलावा वैशाली से अजय कुशवाहा जो लोजपा से भी बागी हुए हैं, निकले हैं, 33,000 वोट लाए थे। इसके बावजूद जदयू वहां से जीत गया, क्योंकि लेकिन 69,780 मतलब आप 69,780 वोट लाया। कांग्रेस ने 62,000, यानी वहां भी वोट का प्रतिशत करीबन हार जीत का अंतर 7,000 के आसपास रहा। ये हार जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था अगर लोजपा प्रत्याशी 33,351 वोट नहीं लाए रहते। 33,000 वोट लाना उसमें मायने रखता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जमुई की सीट की, तो जमुई में शेखपुरा और चकाई, इन दोनों सीटों पर लोजपा प्रत्याशियों के कारण हार हुई। आरजेडी शेखपुरा सीट से 6,116 वोट से जीतता है, वहां एलजेपी के प्रत्याशी को 14,552 वोट आता है। चकाई में निर्दलीय सुमित कुमार सिंह मंत्री 500 कुछ वोट से जीते थे, मात्र 581 वोट से जीते थे। जदयू वहां 581 वोट से हार गया, वहां लोजपा 22,635 वोट ले आया। निर्दलीय सुमित सिंह जीत गए, जिसके कारण आप देखें कि अभी भी उस सरकार में मंत्री बने हुए हैं और नीतीश कुमार जितनी भी बार भी अलट पलट किए हों। और सुमित सिंह ने कई बार चिराग पासवान को फेसबुकिया नेता कहा है। अभी तो देखिए, अभी हम बता रहे हैं कि जो इन सब सीटों पर अभी केवल हार की चर्चा कर रहे हैं, आगे की चर्चा अभी बाकी है। उसी प्रकार से आप हाजीपुर लोकसभा में जाते हैं तो वहां महुआ सीट पर आरजेडी का मार्जिन रहता है जीत का 13,687, लोजपा 25,146 वोट लाई और जदयू को 48,000 वोट आता है। जी बिल्कुल। राजा पकड़ सुरक्षित क्षेत्र मात्र 1,796 वोट से कांग्रेस जीतती है, जदयू वहां हार जाती है और लोजपा प्रत्याशी वहां 24,689 वोट ले आते हैं। मतलब यहां भी जदयू जीत सकती थी। जी बिल्कुल। देखिए मार्जिन का अंतर देखिए, 1,796 मात्र मार्जिन का। महनार विधानसभा 7,947 वोट से आरजेडी जीतता है और वहां लोजपा प्रत्याशी को 31,315 वोट आता है। राघोपुर का एक बार फिर से बताइए। जी नहीं, राघोपुर का मैंने नहीं बताया। राघोपुर में आरजेडी जीत गया था, हालांकि राघोपुर में बीजेपी प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद लोजपा न जाने किस कारण से राघोपुर में दिया था। हालांकि एक बात ध्यान देना होगा कि राघोपुर में तेजस्वी थे, लेकिन वहां भी तो लोजपा 24,000। हाँ, वहां पर वहां के स्थानीय एक उम्मीदवार हैं, देखिए मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, वहाँ के काफ़ी एक खैर जो भी हो उनका नाम, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो वहाँ पर उनको 24,947 वोट आया था। उसी प्रकार से समस्तीपुर अगर के लोकसभा में हम जाते हैं तो वहाँ एकमात्र विधानसभा सीट है समस्तीपुर, जहाँ पर लोजपा प्रत्याशी को 12,000 वोट आया और आरजेडी के जीत का अंतर 4714 रहा। इसके अलावा लोजपा समस्तीपुर लोकसभा में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही। अब इन सब आंकड़ों को हमने क्यों बताया? इन सब आंकड़ों को बताने की वजह है कि ये सारी सीटें लोजपा के कारण जदयू हारी है। तो 2020 में जब जदयू को लोजपा के कारण हार प्राप्त हुआ है, तो क्या जदयू के नेतागण, जदयू को वो विधानसभा प्रत्याशी जो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण हारे हैं, क्या वो भीतर घात नहीं करेंगे?
अभी आपने देखा होगा जैसे जमुई सीट पर चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही थी, उसके बाद में अरुण भारती जी को टिकट मिला, चिराग के पासवान के जीजा जी को टिकट मिला। उसी के तुरंत बाद का एक और घटनाक्रम होता है कि जमुई में नरेंद्र सिंह परिवार के उनके बड़े पुत्र अजय प्रताप सिंह आरजेडी ज्वाइन करते हैं, जमुई से लड़े थे, इस समय भाजपा से प्रयासरत थे, लेकिन श्रेयसी सिंह को टिकट मिल गया था और अजय प्रताप को नहीं मिल पाया था, जीता हुआ था। उसके बाद उनको अब नरेंद्र सिंह के परिवार से और चिराग पासवान में क्या दुश्मनी है कहने की जरूरत नहीं है। देखिए सुमित कुमार सिंह से भी उनकी अदावत बहुत लंबी चल रही थी, लेकिन चूंकि इस बार गठबंधन ऐसा हो गया जिस कारण से सुमित सिंह भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए गठबंधन की बात तुम मत ही करिए, ठीक है, गठबंधन के तहत वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ खुलकर लड़ाई की बात थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो यहाँ भीतरघात की बात कर रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अजय प्रताप जो है खुलकर चिराग पासवान के पीछे पड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह का परिवार जमुई में क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है और कितना बड़ा परिवार है वो, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी को बताने की जरूरत है। क्योंकि न सिर्फ सुमित के पिताजी बल्कि उनके दादाजी का भी उस एरिया में जो जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण जो बात है कि अजय प्रताप ने जो ज्वाइन किया है, अजय प्रताप के सामने भी बड़ी चुनौती है कि अपनी ताकत को एक बार फिर से दिखाना। सुमित सिंह अगर नहीं दिखाते हैं तो कोई बवाल नहीं होना है, लेकिन अजय प्रताप को अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि यही ताकत 2025 के चुनाव में उनकी वहां से उम्मीदवारी को तय करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रेयसी सिंह जब वहां से विधायक बन गई तो अजय प्रताप को भी पता चल गया कि अब मेरे लिए नहीं मिलेगा, भाजपा में मेरे लिए अब कोई संभावनाएं नहीं रह गई हैं, तो इसके कारण अब राजनीति करनी है तो किसी न किसी दल को तो पकड़ना होगा। अब अगर वो आरजेडी में गए हैं तो उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा, और उस इलाके में उनकी पकड़ है। जी बिल्कुल, उस इलाके में पकड़ है। इसके अलावा अगर हम कुछ सीटों की चर्चा करते हैं, देखिए वैशाली सीट पर भी हम लोगों ने मूवमेंट किया था, कई जगह हम लोग घूमे थे, वहां के लोगों का बराबर ये कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी से हम लोग खुश नहीं है। चिराग पासवान से किसी को नाराजगी नहीं, चिराग से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से दिक्कत है। चिराग से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी के प्रति इतना रोष है, लोग कहें कह रहे वो जब अपने सुप्रीमो को ठग ली तो जनता की क्या होगी। आपको याद होगा हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने बीना देवी के बारे में पॉजिटिव कहा। नहीं, हमें तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। ये हो सकता है कि वैसा जो इलाके में हम लोग गए हो वहां उनके प्रतिशत उनके विरोधी। हाँ, लेकिन हम लोग जहां भी गए वहां उनकी आलोचना ही हम लोगों ने सुना। इसके बाद अगर हम आते हैं खगड़िया सीट पर, देखिए खगड़िया सीट की कहानी ये है कि खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर सांसद हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो अब जब खगड़िया भी हम लोग भ्रमण किए तो खगड़िया में लोगों ने कहा, देखिए खगड़िया में ध्यान देने की बात है, 2,16,000 वोट तकरीबन मुसलमानों का है। 2005 में फरवरी में बिहार विधानसभा सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर नहीं बना था कि रामविलास पासवान जो है लोजपा नेता, उनका ये डिमांड था कि बिहार का मुख्यमंत्री को मुसलमान। आपके पास में एक मुसलमान चेहरा था, उसको भी आपने टिकट नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, अब ये बात तो चिराग पासवान जाने और उनकी पार्टी जाने, लेकिन जो मुसलमान समुदाय का जो वोट मिलता था आपको एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद, अब वो मिलने की संभावना छिन्न दिख रही है। दूसरा चीज आपने क्या किया है भाई, आपने भागलपुर से प्रत्याशी को ले आया है। इसके बाद में वहां पर आपने खगड़िया में 2020 में विधानसभा में भी खेल काफी किया हुआ है, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों को, अच्छा देखिए परबत्ता के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। अब संजीव कुमार सिंह भी खगड़िया से लड़ना चाह रहे थे। आप ही बताइए, क्या ये संभव है कि जो व्यक्ति, जो विधायक सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहा है, वो चाहेगा कि उसका कोई प्रतिद्वंदी वहां से जीत कर आए ताकि मेरा रास्ता, ताकि मेरा, बिल्कुल नहीं, राजनीति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो भी नहीं चाहेंगे। इसके बाद में हम लोग आते हैं जमुई में। देखिए जमुई में बड़े जोर शोर से अरुण भारती जी को लॉन्च किया गया, उनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जमुई की कहानी यह है कि अर्चना रविदास जो आरजेडी की उम्मीदवार है, वो रविदास जाति से आती हैं, लेकिन उनकी शादी यादव जाति के व्यक्ति से हुई है, और वो मुकेश यादव, जहाँ तक मुझे ध्यान है उनका नाम है, और वहाँ की राजनीति में वो भी काफ़ी बड़े चेहरा हैं। और जमुई में रविदास समुदाय की भी आबादी काफ़ी अच्छी खासी है। तो अब उस परिस्थिति में वहाँ पर यादव और दलित में रविदास, जिसको हम लोग चमार जाति भी कहते हैं, इसके बीच का जो गठबंधन हुआ है वो भी काफ़ी भारी होगा, ठीक है। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि वहाँ स्थिति। दूसरी बात, चिराग लगातार 10 साल से वहाँ पर सांसद हैं। देखिए आप कितना भी अच्छा काम किए हों,
उसके बाद में उन्होंने अपने जीजा को भी उतारा, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद क्षेत्र के लोगों की लगातार 10 साल से आप सांसद हैं तो कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहेगी। महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ जाती है, कितना भी काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस स्थिति से भी हम जाते हैं तो वहां भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब चिराग कमजोर है, लेकिन वहां लड़ाई इस बार काफी टक्कर की आसान नहीं है लड़ाई। जमुई में भी काफी कांटे की लड़ाई है। इसके बाद अगर हम हाजीपुर में जाते हैं तो देखिए हाजीपुर में तो अभी तक प्रत्याशी कहीं चयन नहीं हुआ। शिवचंद्र राम हो सकते हैं, हाँ, संभावना उनके नाम की हो रही है। लेकिन जहां तक हाजीपुर में हम लोगों का भ्रमण हुआ है, हाजीपुर में जो हम लोगों ने घूमा है और लोगों को चिराग के प्रति जो जुनून देखा है, खास करके युवाओं में, हालांकि युवाओं में ज्यादा जुनून, लेकिन बच्चे बूढ़े सभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बार हम चाहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करें। स्वर्गीय रामविलास पासवान क्या आज भी लोग याद करते हैं उनको और उनके कामों को? जी बिल्कुल। हाजीपुर में आज भी लोगों से बात कर, हम लोगों को एक इक्का दुक्का कोई आदमी मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो अधिकांश व्यक्ति ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक बार चिराग पासवान हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करें और उनमें हमें ढेर सारी संभावनाएं दिख रही हैं। और चिराग पासवान जी जो लगातार हमें सुनते रहते हैं, उनसे भी एक चीज कहना है कि वैशाली सीट पर भी आपसे लेकर के चिराग की किसी को कोई बार नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वहां के प्रत्याशी के चयन में आपने कुछ गलतियां की हैं और हाजीपुर में भी आपके प्रति जो उत्साह है लोगों में, हाजीपुर से हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है। वहां आप सिर्फ वोटों के मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए हम लोग आते हैं समस्तीपुर। जैसा कि हमने बताया कि 2020 विधानसभा में समस्तीपुर में लोजपा ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया था और लोजपा जदयू के और बीजेपी के वोट को ज़्यादा नहीं काट पाई थी, सिर्फ एक सीट समस्तीपुर विधानसभा में नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार लोजपा को जदयू नुकसान नहीं पहुंचाएगा समस्तीपुर में। समस्तीपुर में अभी तक जैसे कि हम लोगों ने बात किया जमुई में कि भीतरघात की बात, तो समस्तीपुर में भीतरघात ये बिल्कुल दूसरे तरीके का भीतरघात होने वाला है। महेश्वर हजारी, कल्याणपुर सुरक्षित के विधायक सन्नी हजारी, उनके बेटे सन्नी हजारी की चर्चा चल रही है और लगभग नाम फाइनल है। वो कांग्रेस ज्वाइनिंग किए हैं इसी शर्त। बिल्कुल, लगभग वो नाम फाइनल है। अब दूसरा चीज देखिए क्या है, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के सरकार के एक कद्दावर मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद। बिल्कुल। अब अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांभी चौधरी, समस्तीपुर लोकसभा के प्रत्याशी, आचार्य किशोर कुणाल की बहू, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कुछ लेन देन हुआ है जिस कारण से उनको टिकट दिया गया है। लेकिन हमारा ये साफ तौर से कहना है, देखिए जी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अगर किसी से कोई काम करते हैं तो किसी से पूछ के थोड़ी करेंगे, कैमरे के सामने थोड़ी करेंगे। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मार्केट में जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, बाजार में चर्चाओं का जो बाजार है कि लेन देन क्या है, लेकिन हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम इस बात को क्यों करें, इसको समझा जाए। देखिए 2020 चुनाव के बाद से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के संबंधों में जिस प्रकार करवाहट आ गई थी, काफी दूरियां, जी बिल्कुल, उस करवाहट, उस दूरियों को दूर करने के लिए चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी को शायद टिकट दिया। ये भी एक संभावना है ताकि नीतीश कुमार और चिराग के बीच में एक सेतु का काम अशोक चौधरी कर सके और ये दूरियां कुछ नजदीकियों में तब्दील हो सके। अब लेकिन दिक्कत क्या बात है कि जो जदयू के नेता है महेश्वर हजारी, देखिए समस्तीपुर से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा बालिग है, वो लड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता के होने के नाते वो भीतर अपने बेटे के लिए फील्डिंग तो जरूर करेंगे। इसमें गवाह है, पुत्र मोह में महाभारत हो गया जी। तो महेश्वर हजारी, अब वहां पर यह अलग बात है कि महेश्वर हजारी बहुत खुलकर जो है अपने बेटे के लिए फील्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से कर सकते हैं, अंदर खाने कर सकते हैं। देखिए उनकी पैठ है, मैं उस इलाके में महेश्वर हजारी की पैठ से इनकार नहीं किया जा सकता है। अशोक चौधरी को वहां के लोकल जो जदयू के जो कार्यकर्तागण हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, ऐसा संभावना है, लेकिन वो सपोर्ट कितना खुलकर मिलेगा, भीतरघात होगा या नहीं होगा। दूसरा अफवाहों का बाजार ये भी है कि चिराग पासवान, देखिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो ये 5 लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिली है, जिसमें 3 सुरक्षित क्षेत्र है और 2 सामान्य क्षेत्र है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा विवाद का कारण बनेगा और वो विवाद बन ही गया
तो आज उस विवाद से बचने के लिए भी अगर ये काम किया गया हो कि भाई सामवी चौधरी आचार्य किशोर कुणाल की बहू है, जो कि वो भूमिहार जाति से आते हैं, तो एक तरीके से भूमिहारों को भी साधने का प्रयास किया जाए इस नाते पे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आप जो टेबल पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, जो सोचते हैं, ग्राउंड लेवल पर भी उसी सोच को अगर आप सही ढंग से ले जाते हैं तब आपकी राजनीति सफल मानी जाती है, जनता के बीच में अगर आप अपनी बात रख पाए। लेकिन अभी तक जहां तक हमारी जानकारी है कि जनता, देखिए अभी इन लोगों का एनडीए का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको नरेंद्र मोदी है। जब तक नरेंद्र मोदी नवादा और जमुई नहीं गए थे तब तक नवादा में और जमुई में भी हमने देखा कि लोकल कैंडिडेट का विरोध हो रहा था, लेकिन जब उनकी सभा हुई तो बहुत हद तक का जो विरोध था, मतलब हर जगह प्रधानमंत्री जाए, हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री का नाम खुद में इतना बड़ा है कि जब लोकसभा चुनाव में वोट देने की बात आती है तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं गौन हो जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने आ जा रहा है। जी, लोकल मुद्दे, लोकल नाराजगी जो है वो दूर हो जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अब वोट जो है हम लोग मोदी जी को दें। जी, तो अभी तक जो हमने आपको बताया कि ये जो 5 लोकसभा सीट हैं, इसमें हमारा जो आकलन है, इसको हम फ्रेश एक बार फिर से बता देते हैं दर्शकों को। हाजीपुर सीट में हमें नहीं लगता है कि चिराग पासवान को कोई संघर्ष करना है। वहां जो भी लड़ाई हो रही है वो वोटों के मार्जिन को लेकर लड़ाई हो रही है, और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस बार अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़। जी बिल्कुल जी। अगर आप बात करते हैं वैशाली की, तो वैशाली सीट पर हम देख रहे हैं कि शायद वैशाली सीट लोजपा लूज भी कर सकती है। मुन्ना शुक्ला के आने के बाद और स्थिति है। हाँ, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अफवाहों के बाजार जो मुन्ना शुक्ला के बारे में जो अटकलें चल रही है, अगर मुन्ना शुक्ला आते हैं तो वैशाली सीट पर लड़ाई काफी जी बिल्कुल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खगड़िया की और समस्तीपुर और जमुई की, तो यहाँ की लड़ाई भी इन तीनों सीट की आसान नहीं है और यहाँ भी 50-50 का मामला है। यहाँ भी 50-50 का मामला है और ये इलेक्शन के एक दिन पहले रात तक माहौल बदलता है, हर दिन माहौल बदलता है। लेकिन अभी की जो स्थिति, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को देखकर हमको यही लग रहा है कि जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर यहाँ कांटे की टक्कर है और कौन सा दल बाजी मारेगा यह कहना मुश्किल है। 4 तारीख को पता चलेगा। इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है और ये कांटों का ताज है चिराग पासवान और लोजपा के लिए भी कि पिछली बार की जिस प्रकार से उन लोगों ने क्लीन स्वीप किया, क्या इस बार भी क्लीन स्वीप कर पाएंगे? तो ऐसा हमको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर समझ में आ रहा है कि परफॉर्मेंस उनका बेटर होगा। लेकिन अब वो कितने सीटों पे जीतेंगे और कितने सीटों पर हारेंगे, ये तो 4 तारीख को जनता ही बताएगी और जनता ही के फैसले से पता चलेगा। जी, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अपनी शक्ति दिखाई, 5 सीट लिया, 5 सीटों पर जिस प्रकार से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, चिराग पासवान का यही जो परिणाम आएगा यही तय करेगा, क्योंकि इसके बाद केंद्र में उनके मंत्री बनने की भी प्रबल संभावना है और अगले ही साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। वैसे में यदि चिराग पासवान 5 की 5 सीट जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी उनका कद बढ़ेगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो टक्कर है, जो लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बनाया है, जो समीकरण बना रहे हैं, वैसे में अगर चिराग पासवान 2-3 सीट लूज कर जाते हैं तो न सिर्फ उनका कद घटेगा बल्कि आगे आने वाले चुनाव में भी चिराग पासवान की पूछ घटेगी। वैसे में चिराग पासवान अपनी पार्टी के अंदर का जो विद्रोह है, कई लोगों ने जो पार्टी छोड़ी, जो आंतरिक कलह है, जिस प्रकार से जदयू को उन्होंने 2020 में डैमेज किया था, उसमें जो भीतरघात की संभावना है, इन सब बातों से चिराग पासवान कैसे निपटते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा पर यदि जनता पूरी तरह से वोट करती है तब तो कहीं किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ करके वहां के लोकल मुद्दे हावी हुए और चिराग पासवान की पुरानी बात जदयू ने अपने मन में आज से अभी तक नहीं निकाली होगी, वैसी स्थिति में क्या कुछ हो सकता है परिणाम, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जो है आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।